हेलो बच्चों, गुड इवनिंग टू ऑल। दिस इज योर वेरी ओन पेन फिजिशियन एंड बायोलॉजी गुरु डॉक्टर अंशुमन अग्रवाल वंस अगेन। तो बच्चों, सबसे पहले तो आपसे सॉरी कहना चाहूँगा कि कल शाम का जो लेक्चर था वो एक इमरजेंसी सर्जरी की वजह से आज मॉर्निंग के लिए रीशेड्यूल करा था। और मॉर्निंग में बच्चों इसलिए क्लास नहीं हो पाई क्योंकि राइट फ्रॉम कल की जो नाइट थी बच्चों, कल रात से मेरे को लगातार तेज फीवर है, तो सुबह इसलिए मैं क्लास नहीं ले पाया। मेरे को लगा शाम तक चीज़ें ठीक हो जाएगी, इसलिए शाम के लिए रीशेड्यूल करा। बट अभी भी 15 मिनट पहले टेम्परेचर देखा तो 100 डिग्री के ऊपर था, 100 डिग्री के ऊपर था। बट क्योंकि अब दो बार आपका लेक्चर रिशेड्यूल हो गया था, तो मैंने कहा यार अब बच्चों का नुकसान नहीं होना चाहिए, तो अभी तो मैं दवाई लेकर आपका लेक्चर लेने के लिए आया हूँ। और आज जो हमारा लेक्चर है बच्चों, जो कल शाम को होना था फिर सुबह रिशेड्यूल करा था और अब इसको हम कंटिन्यू करेंगे, वो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स का लेक्चर। लास्ट लेक्चर में बच्चों पॉलिनेशन के बारे में हम बात कर रहे थे, फिर एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन के बारे में हमने बात करी थी, अबायोटिक फैक्टर्स और बायोटिक फैक्टर्स। अबायोटिक फैक्टर्स में विंड और वाटर पॉलिनेशन के बारे में बात करी थी, और बायोटिक फैक्टर्स में एनिमल्स के थ्रू जो पॉलिनेशन होता है, पर्टिकुलरली इंसेक्ट्स, उसमें मेजॉरिटी कंट्रीब्यूशन देते हैं, उसके बारे में हमने पूरी बात कर ली थी बच्चों। कुछ टर्म्स जो आपसे एग्जाम्स में पूछ लिए जाते हैं लेकिन एनसीईआरटी ने मेंशन नहीं कर रखे थे, जैसे विंड पॉलिनेशन को क्या कहते हैं, एनेमोफिली। वाटर पॉलिनेशन को क्या कहते हैं, हाइड्रोफिली बच्चों। इंसेक्ट पॉलिनेशन को क्या कहते हैं, एंटोमोफिली कहते हैं। स्नेक्स के थ्रू पॉलिनेशन को ऑफियोफिली बच्चों हम कहते हैं। तो ये कुछ टर्म्स जो एनसीईआरटी ने नहीं दे रखे थे लेकिन कई बार पूछ लिए जाते हैं एग्जाम्स में, इन टर्म्स के बारे में भी हमने डिस्कशन करा था और आपको ये टर्म्स भी बच्चों बता दिए थे। ठीक है, अब आज पॉलिनेशन वाला पूरा जो टॉपिक है अपना, इसी में कुछ चीजें और दरकी है एनसीईआरटी ने। तो पॉलिनेशन में जो कुछ और 3 टॉपिक एनसीईआरटी ने दे रखे हैं, जिनके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन मैंने लास्ट लेक्चर में कर दिया था, आउटलाइन आपको बता दी थी कि भाई इनके अंदर हम क्या क्या पढ़ेंगे, उनको आज हम कंप्लीट कर लेंगे। बहुत ज्यादा लंबा लेक्चर नहीं लूंगा बच्चों, लेकिन हाँ आज हम इस टॉपिक को कंप्लीट करके कर लेंगे, ताकि फिर नेक्स्ट लेक्चर से नया टॉपिक हो जाएगा इसी चैप्टर का, दैट इज डबल फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन के बारे में हम देख लेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। ठीक है, तो वंस अगेन गुड इवनिंग। स्टार्ट करते हैं बच्चों। मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि आज अपन एक तो आउटब्रीडिंग डिवाइसेस के बारे में पढ़ेंगे। आउटब्रीडिंग डिवाइसेस यानी कि वो मेथड्स जिनसे हम किसको ओवरकम करते हैं, इनब्रीडिंग डिप्रेशन को। इनब्रीडिंग डिप्रेशन क्या होता है ऑलरेडी मैं समझा चुका हूं बच्चों, लास्ट लेक्चर में हमने इस बारे में डिस्कशन किया था। मैंने आपको बताया था कि यदि बार बार सेल्फ पॉलिनेशन हो प्लांट्स के अंदर, तो करीब 4 से 5 जनरेशन के बाद क्या होता है कि उस प्लांट की प्रोडक्टिविटी एंड रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी एफिशिएंसी कम हो जाती है। ये जो कमी आ रही है प्रोडक्टिविटी में और रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी में, इसी को हम कहते हैं इनब्रीडिंग डिप्रेशन बच्चों। और इसको ओवरकम करने के जो तरीके होते हैं उनको हम कहते हैं आउटब्रीडिंग डिवाइसेस बच्चों। तो देखते हैं, पहले इसके बारे में बात करेंगे, फिर पॉलन पेस्टल इंटरेक्शन और फिर आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन के बारे में हम डिस्कशन करेंगे। तो देखते हैं क्या है आउटब्रीडिंग डिवाइसेस। मेजॉरिटी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स प्रोड्यूस hermaphrodite flowers and pollen grains are likely to come in contact with the stigma of the same flower। क्या कह रहा है ये पॉइंट यहाँ पर एनसीईआरटी का, कि भाई जो ज्यादातर फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं उनमें hermaphrodite फ्लावर्स प्रोड्यूस होते हैं। और ये चीज आपने देखी भी होगी, बाइसेक्सुअल मोनोइशियस फ्लावर्स प्रोड्यूस होते हैं। जब आप अपने बगीचे में, गार्डन में, या अपने जो पॉटेड प्लांट्स होते हैं बच्चों, फ्लावरिंग प्लांट्स, उसमें जब आप फ्लावर्स देखते होंगे तो आपने एक चीज गौर करी होगी कि ज्यादातर, मैं कह रहा हूँ मेजोरिटी ऑफ फ्लावर्स में आपने देखा होगा कि स्टेमन्स और पिस्टल दोनों एक ही फ्लावर में आपको मिलेगी। यदि स्टेमन्स जो एंड्रोशियम को रिप्रेजेंट करते हैं यानी कि मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, और पिस्टल जो कि गाइनोशियम यानी कि फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट करते हैं, यदि दोनों एक ही फ्लावर में, तो उस फ्लावर को बच्चों हम क्या बोलेंगे, hermaphrodite बोलेंगे या बाइसेक्सुअल बोलेंगे, है ना। दोनों तरह के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स उसमें हैं। और जब ऐसी कंडीशन होती है तो फिर ऑटोगेमी के चांसेस बढ़ जाते हैं। खुद के ही स्टेमन के एंथर से जो पॉलन ग्रेन्स रिलीज होंगे, क्योंकि स्टिग्मा बिल्कुल पास में है, सेम फ्लावर में है, तो उसके ऊपर शेड ऑफ होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं, यानी कि सेल्फ पॉलिनेशन के चांसेस, ऑटोगेमी के चांसेस ज्यादा रहते हैं बच्चों। अब यदि ये सेल्फ पॉलिनेशन, कंटिन्यूड सेल्फ पॉलिनेशन रिजल्ट इन इनब्रीडिंग डिप्रेशन, तो यदि ये सेल्फ पॉलिनेशन बार बार होता है, कंटिन्यूड लिखा है, करीब 4 से 5 जनरेशन तक लगातार होगा बच्चों, तो इसकी वजह से क्या होता है, इनब्रीडिंग डिप्रेशन होता है। इनब्रीडिंग डिप्रेशन का मीनिंग यहाँ पर एनसीईआरटी ने डिटेल में नहीं दे रखा है। कहाँ दे रखा है, जब हम चैप्टर पढ़ते हैं स्ट्रेटेजीज फॉर एनहांसमेंट ऑफ फूड प्रोडक्शन बच्चों, है ना, वहां पर इनब्रीडिंग डिप्रेशन के बारे में अच्छे से बात हो रखी है। लेकिन मैंने आपको समझा दिया है कि प्रोडक्टिविटी और रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी में कमी आ जाएगी बच्चों। अब उसको ओवरकम करने के लिए जो टेक्निक्स हम यूज करते हैं उनको आउटब्रीडिंग डिवाइसेस कहते हैं। फ्लावरिंग प्लांट्स हैव डेवलप्ड मेनी डिवाइसेस और मेथड्स वी कैन से टू डिस्करेज सेल्फ पॉलिनेशन एंड टू एनकरेज क्रॉस पॉलिनेशन। तो हमें क्या करना है, सेल्फ पॉलिनेशन बार बार हो रहा है, उसकी वजह से इनब्रीडिंग डिप्रेशन हो रहा है, हमें इसको अवॉइड करना है। सेल्फ पॉलिनेशन का उल्टा क्या हो जाएगा, क्रॉस पॉलिनेशन। हम चाहेंगे कि किसी और फ्लावर के पॉलन ग्रेन्स आकर जो अपना फ्लावर है उसके स्टिग्मा पर लैंड करें और फर्टिलाइजेशन हो बच्चों। तो हमें क्या प्रमोट करना है, क्रॉस पॉलिनेशन। क्या अवॉइड करना है, सेल्फ पॉलिनेशन।
और नेचुरली भी, इन नेचर, भाई हम आर्टिफिशियली जब ऐसा करेंगे वो तो आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन कहलाएगा, जब हम आगे पढ़ेंगे। लेकिन नेचर ने भी, ऊपर वाले ने भी पौधों को, फ्लावरिंग प्लांट्स को कुछ ऐसे मैकेनिज्म्स दे रखे हैं, नेचुरल मैकेनिज्म्स दे रखे हैं, जिसकी मदद से वो क्या अवॉइड कर सकते हैं, नेचुरली, प्राकृतिक रूप से सेल्फ पॉलिनेशन को अवॉइड कर पाते हैं और क्रॉस पॉलिनेशन को प्रमोट कर पाते हैं बच्चों, ताकि इन ब्रीडिंग डिप्रेशन नहीं हो। देखते हैं क्या वो नेचुरल मैकेनिज्म्स हैं। इन सम स्पीशीज pollen release and stigma receptivity are not synchronized। इसका मतलब क्या है, मान लो ये एक फ्लावर है, इसमें स्टेमन्स भी हैं, इसमें पिस्टिल भी है बच्चों, है ना। तो क्या पॉसिबल है, सेल्फ पोलिनेशन पॉसिबल है, लेकिन कब पॉसिबल है। मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बोला था कि ऐसा नहीं कि कभी भी कोई भी पोलन ग्रेन स्टिग्मा पर आ जाएगा तो पोलन ट्यूब जर्मिनेट हो जाएगी और फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, है ना। कुछ केमिकल चेंजेस भी जरूरी होते हैं, मैच्योरेशन भी जरूरी होता है। तो स्टिग्मा किसका पार्ट है बच्चों, कार्पेल या पिस्टिल, बोला था ना मैंने, ओवरी स्टाइल स्टिग्मा, फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर का पार्ट जहां पर पोलन ग्रेन्स लैंड करते हैं। तो स्टिग्मा हमेशा पोलन ग्रेन्स को एक्सेप्ट करने के लिए रेडी नहीं रहता बच्चों, है ना। जब ये मेच्योर हो जाता है स्टिग्मा, या इट बिकम्स कैपेबल ऑफ एक्सेप्टिंग द पोलन ग्रेन्स, यानी कि यदि उस पर पोलन ग्रेन्स गिरे तो उसके बाद वो पोलन ट्यूब जर्मिनेट करने दें उनको, इसको हम कहते हैं डेवलपमेंट ऑफ रिसेप्टिविटी, रिसीव करना, किसी चीज को एक्सेप्ट करना। तो जब स्टिग्मा इस चीज के लिए कैपेबल हो जाता है कि भाई अब पोलन ग्रेन आने के बाद पोलन ट्यूब बन जाएगी और फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, तो हम उसको कहते हैं कि स्टिग्मा हैज बिकम रिसेप्टिव, है ना। तो उसको हम क्या कहेंगे, रिसेप्टिविटी डेवलप हो गई स्टिग्मा की, ठीक है। अब यदि कोई फ्लावर बाइसेक्सुअल है, यानी कि हर्माफ्रोडाइट है, दोनों मेल फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन उसके अंदर ही हैं, तो सेल्फ पॉलिनेशन कब पॉसिबल होगा, जब स्टिग्मा रिसेप्टिव हो गया है, उस वक्त पोलन ग्रेन्स रिलीज हो और उसके ऊपर आ जाए। लेकिन मान लो दोनों चीजों का समय अलग अलग है, जब इस फ्लावर में पोलन ग्रेन्स बन रहे हैं, यदि उस वक्त स्टिग्मा रिसेप्टिव नहीं है तो पोलन ग्रेन्स गिर भी जाएंगे स्टिग्मा के ऊपर, तो भी पोलन ट्यूब नहीं बनेगी। पोलन ट्यूब नहीं बनेगी तो मेल गेमिट्स ओवरी तक, ओव्यूल तक, एम्ब्रियो सेक तक, एग तक नहीं पहुंचेंगे। तो बाइसेक्सुअल होते हुए भी यहां पर सेल्फ पोलिनेशन नहीं होगा। आई नहीं आई बात समझ में, क्लियर है ना। बहुत सिंपल वे में समझाया बच्चों, आई थिंक ये चीज समझ में आ जानी चाहिए। सिंक्रोनाइज्ड का मतलब क्या होता है, एक साथ। तो यदि पोलन्स का रिलीज और स्टिग्मा रिसेप्टिविटी दोनों एक साथ डेवलप हो तो सेल्फ पोलिनेशन होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो नेचर क्या करती है, ये जो हर्माफ्रोडाइट फ्लावर्स होते हैं इनके अंदर इस चीज को सिंक्रोनाइज्ड नहीं करती है। यहां पर आपको नॉन सिंक्रोनी, अनसिंक्रोनी देखने को मिलेगी कि हाँ, जिस समय स्टिग्मा रिसेप्टिविटी है तो पोलन रिलीज नहीं हो रहा, जब पोलन रिलीज हो रहा है तो स्टिग्मा रिसेप्टिविटी नहीं है बच्चों, ठीक है। आइदर द पोलन इज रिलीज्ड बिफोर द स्टिग्मा becomes receptive और stigma becomes receptive much before the release of pollen। आया नहीं आया समझ में, क्लियर बच्चों, है ना। तो या तो पोलन पहले रिलीज हो जाएगा या फिर स्टिग्मा पहले रिसेप्टिव हो जाएगा, दोनों एक समय पर नहीं होंगे। जब तक दोनों एक समय पर नहीं होंगे तब तक सेल्फ पोलिनेशन पॉसिबल नहीं होगा बच्चों, है ना। यहां तक कोई डाउट हो तो बेटा बता देना। चलो, in some other species the anther and stigma are placed at different positions so that the pollen cannot come in contact with the stigma of the same flower। both these devices prevent autogamy। अब कई दूसरे प्लांट्स में क्या होता है कि जो स्टिग्मा का हाइट है, या हम कह सकते हैं पिस्टिल की जो हाइट है बच्चों, वो रिलेटिवली ज्यादा होती है। मान लो ये पिस्टिल है, पिस्टिल की हाइट तो ज्यादा है, और मान लो एंथर जो स्टेमन है वो इतना सही है। जब स्टेमन इतना सही तो उसका एंथर तो यहाँ टिप पर होगा, पोलन यहाँ से रिलीज होंगे। स्टिग्मा ऊंचा है क्योंकि जो पिस्टल वाला पार्ट है, पिस्टल वाला जो स्ट्रक्चर है वो लंबा है, नीचे ओवरी, बीच में स्टाइल लंबी और ऊपर स्टिग्मा। पोलन से यहाँ से रिलीज हो भी जाएंगे तो यहाँ गिरेंगे, इस सरफेस तक, स्टिग्मा तक नहीं लैंड कर पाएंगे। तो लेवल्स में यदि डिफरेंस हो बच्चों स्टिग्मा के और एंथर के, तो ये भी एक तरीका होता है ऑटोगेमी यानी कि सेल्फ पोलिनेशन को प्रिवेंट करने का, ठीक है। तो ये दो डिवाइसेस यहाँ पर नेचुरली प्रेजेंट होते हैं जिसकी मदद से प्लांट्स ऑटोगेमी को प्रिवेंट करते हैं, क्रॉस पोलिनेशन को प्रमोट करते हैं। तीसरा डिवाइस देखते हैं। The third device to prevent inbreeding is self-incompatibility। This is a genetic mechanism and prevents self-pollen from the same flower or other flowers of the same plant from fertilizing the ovules by inhibiting pollen germination or pollen tube growth in the pistil। तीसरा जो मैकेनिज्म है बच्चों, ये जेनेटिक लेवल पर डिसाइड होता है ना। जेनेटिक मेकअप इस तरह का होता है कुछ फ्लावरिंग प्लांट्स का कि उनका स्टिग्मा खुद के फ्लावर के या खुद के प्लांट के दूसरे फ्लावर के, ऑटोगेमी गेटोनोगेमी दोनों की हम बात कर रहे हैं, क्योंकि गेटोनोगेमी जेनेटिकली ऑटोगेमी की जैसी होती है, ये ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। तो काफी फ्लावरिंग प्लांट्स ऐसे भी हैं जहां पर
स्टिग्मा इस चीज को रिकॉग्नाइज कर सकता है कि जो पोलन ग्रेन आया है वो खुद के प्लांट के सेम फ्लावर या दूसरे फ्लावर से आया या किसी और प्लांट के फ्लावर से आया फ्रॉम द सेम स्पीशीज। स्पीशीज तो सेम होनी जरूरी है तभी फर्टिलाइजेशन होगा, लेकिन यदि उसको ये पता चल जाता है, वो रिकॉग्नाइज कर पा रहा है कि भाई ये जो पोलन ग्रेन आया है खुद के फ्लावर के स्टेमन से आया है या उसी प्लांट के दूसरे फ्लावर के स्टेमन एंथर से आया है, तो फिर वो उसको रिसीव नहीं करता। रिसीव का मतलब लेन तो कर जाएगा पोलन ग्रेन, लेकिन पोलन ट्यूब उनको पोलन ट्यूब नहीं बनाने देता, आपस में बनती नहीं है भाई। इनकॉम्पेटिबिलिटी का मतलब आपस में नहीं बनना, कंपेटेबल बनती है। हम कहते हैं कपल कंपेटेबल है, आपस में बनती है पति पत्नी की। इनकॉम्पेटिबल आपस में बनती नहीं है पति पत्नी की, आपस में नहीं बन रही। सेम वे में यहाँ पर जो कपल इनकॉम्पेटिबिलिटी हमने बोला, यहाँ सेल्फ इनकॉम्पेटिबिलिटी है। भाई खुद का पोलन ग्रेन है नहीं, घर की मुर्गी दाल बराबर, हमें तो बाहर का खाना चाहिए साहब। तो दूसरे प्लांट के फ्लावर से पोलन ग्रेन आएगा अपनी स्पीशीज का, तो हम पोलन ट्यूब जर्मिनेट होने देंगे, नहीं तो नहीं होने देंगे। ये भी एक तरह का मैकेनिज्म होता है टू प्रिवेंट सेल्फ पॉलिनेशन और वी कैन से इनब्रीडिंग डिप्रेशन को प्रिवेंट करने का। एक और डिवाइस यहां पर दे रखा है, 3 तरीके हमने पढ़ लिए। अनदर डिवाइस टू प्रिवेंट सेल्फ पॉलिनेशन इज द प्रोडक्शन ऑफ यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स। फ्लावर ही यूनिसेक्सुअल प्रोड्यूस कर दिया हमने। फ्लावर में या तो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है या फिर फीमेल है, बात ही खत्म। If both male and female flowers are present on the same plant such as castor and maize, it prevents autogamy but not geitonogamy. Understood है सबको? बट ठीक है, अब यूनिसेक्सुअल तो है, लेकिन ये भी तो पॉसिबिलिटी है कि एक ही प्लांट के ऊपर मेल और फीमेल दोनों फ्लावर हैं, तो वहां ऑटोगेमी तो प्रिवेंट हो जाएगी, लेकिन गेटोनोगेमी नहीं हो पाएगी, जो जेनेटिकली ऑटोगेमी की जैसी होती है। बट इन सेवरल स्पीशीज सच एज पपाया, मेल एंड फीमेल फ्लावर्स आर प्रेजेंट ऑन डिफरेंट प्लांट्स। ये एग्जांपल्स हमें याद रखने हैं, ऐसे एग्जांपल जहां पर गेटोनोगेमी तो देखने को मिलती है बट नॉट ऑटोगेमी। कास्टर एंड मेज आपको याद रखना है बच्चों, पपाया आपको याद रखना है जहां पर ऑटोगेमी गेटोनोगेमी दोनों नहीं होगी, यहां पर सिर्फ जीनोगेमी। तो दैट ईच प्लांट इज आइदर मेल और फीमेल, दिस कंडीशन प्रिवेंट्स बोथ ऑटोगेमी एंड गेटोनोगेमी, दोनों यहां पर प्रिवेंट हो जाएगी, सिर्फ जीनोगेमी। आया नहीं आया समझ में? क्लियर? ठीक है, तो ये वाला पार्ट जो है बच्चों अपना आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस, आई थिंक ये चीज अब समझ में आ गई होगी। मेथड्स टू प्रिवेंट सेल्फ पॉलिनेशन हम कह सकते हैं, या मेथड्स टू प्रिवेंट इन ब्रीडिंग डिप्रेशन हम कह सकते हैं, क्या कहलाते हैं? आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस कहलाते हैं। यहां तक इफ देयर इज एनी डाउट प्लीज लेट मी नो, नहीं है तो बच्चों आगे बढ़ेंगे, है ना, धीरे धीरे करके हम आगे बढ़ रहे हैं बच्चों, चैप्टर्स हमारे होते जा रहे हैं। किसी भी चीज को लाइटली नहीं लेना है, पढ़ाई पूरी ताकत से करते रहना है, स्पीड में कमी नहीं आनी चाहिए। फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे टिल द लास्ट डे, एग्जाम के दिन तक हमें बिल्कुल अपनी स्पीड को 5th गियर में रखना है बच्चों, है ना। अब तो 6ठा गियर भी आने लग गया कि गाड़ियों में, तो पूरी फुल स्पीड से, ढीला कहीं नहीं पड़ना है बीच में। मैं आपको इतना पढ़ा दूंगा, मैं गारंटी दे रहा हूं, जितना पढ़ा दिया ढंग से पढ़ लिए और जितने क्वेश्चंस आपको दे दिए उनको अच्छे से कर लिया, आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता बच्चों। ये तो अभी कुछ नहीं, ये तो हम पढ़ ही रहे हैं बच्चों, आपको और भी कई चीजें एक्स्ट्रा देने वाला हूं आगे चल के, कुछ एडिशनल पॉइंट्स, एक्स्ट्रा पॉइंट्स, हम हर तरह से ऐसी तैयारी कर लेंगे कि कोई हमारा सिलेक्शन नहीं रोक पाए। लेकिन उसके लिए हमारे साथ साथ आपको भी मेहनत करनी होगी। जब मैं फीवर में आकर आपको पढ़ा सकता हूँ, तो फिर एटलीस्ट आपसे तो इतनी एक्सपेक्टेशन रख ही सकता हूँ कि जब आपको डॉक्टर बनना है और आपके डॉक्टर बनने के लिए हम सब कुछ कर रहे हैं, तो फिर आपको अपना 100%, इनफैक्ट 200% देना है। जितना स्ट्रेच कर सकते हो करो बच्चों अपने आप को, ठीक है? क्लियर? चलो, पोलन पिस्टल इंटरेक्शन। तो पोलन पिस्टल इंटरेक्शन मैंने लास्ट लेक्चर में आपको बताया था, क्या पढ़ेंगे इस टॉपिक के अंदर कि भाई कैसे, अभी हमने बोला था ना कंपैटिबिलिटी इनकॉम्पेटिबिलिटी, कैसे पता चलता है स्टिग्मा को कि भाई हम ये जो पोलन ग्रेन आया है ये हमारी स्पीशीज का पोलन ग्रेन है या किसी और स्पीशीज का, मेरे खुद के फ्लावर का है या किसी और प्लांट के फ्लावर का है ना। तो ये जो इंटरेक्शन होता है, आपस में इंटरेक्ट करते हैं पोलन और पिस्टल, जिसकी मदद से ये पता चलता है कि भाई पोलन ग्रेन खुद का है या नहीं है। किसी और स्पीशीज का है तो फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, पोलन ट्यूब नहीं बनेगी। खुद के स्पीशीज का है तो बनेगी। लेकिन यदि खुद के फ्लावर का है और ऐसा प्लांट है जहां पर सेल्फ इनकॉम्पेटिबिलिटी देखने को मिलती है, तो वहां पर फिर खुद के फ्लावर या खुद के प्लांट के दूसरे फ्लावर का पोलन आ गया तो भी पोलन ट्यूब नहीं बनेगी। वहां पर खुद की स्पीशीज के दूसरे प्लांट का, दूसरे फ्लावर का, दूसरे प्लांट की किसी फ्लावर का यदि पोलन ग्रेन आएगा तो ही पोलन ट्यूब बनेगी। ये सारी चीजें दिमाग में रहनी चाहिए, सारे फैक्टर्स दिमाग में रखते हुए पढ़ना है बच्चों। Pollination does not guarantee the transfer of the right type of pollen, compatible pollen of the same species on the stigma. आगे बात समझ में क्लियर है वाला पॉइंट? भाई पॉलिनेशन हो गया, पॉलिनेशन का सिंपल सा मीनिंग क्या होता है? पोलन ग्रेन का स्टिग्मा पर लैंड करना। अब वो स्टिग्मा पर कौन सा पोलन ग्रेन आया है, इसकी कोई वो थोड़ी है श्योरिटी कि हम उसी को खुद के स्पीशीज का आएगा तो पॉलिनेशन कहेंगे, किसी और स्पीशीज का आ गया तो नहीं कहेंगे। पॉलिनेशन का सिंपल सा मीनिंग है बस पोलन ग्रेन आ जाए स्टिग्मा के ऊपर पिस्टल के, आ गया साहब।
अब ये पोलन ग्रेन किसी का भी हो सकता है, मान लो पौधा तो गुलाब का है और आया सूरजमुखी का, है ना, रोज के फ्लावर के स्टिग्मा के ऊपर मान लो जो सनफ्लावर है उसका पोलन आया है, तो क्या वहां पर फर्टिलाइजेशन होगा, क्या वहां पोलन ट्यूब बनेगी? नहीं बनेगी साहब, क्योंकि अलग अलग स्पीशीज के फ्लावर हैं, अलग अलग स्पीशीज के स्टिग्मा और पोलन ग्रेन है, इनकम्पेटिबल होंगे एक दूसरे के लिए। आगे बात समझ में, तो ये पॉइंट ये कह रहा है कि भाई सिर्फ पोलिनेशन होना काफी नहीं है फर्टिलाइजेशन के लिए, ठीक। Often pollen of the wrong type either from other species or from the same plant if it is self incompatible also land on the stigma। तो रॉन्ग टाइप का भी दोनों केसेस अपन ने डिस्कस कर लिए, मैंने अभी आपको जस्ट बोला ही है, किसी और स्पीशीज का है तो भी रॉन्ग माना जाएगा, और ऐसे प्लांट जहां पर सेल्फ इनकॉम्पेटिबिलिटी देखने को मिलती है, वहां पर खुद के फ्लावर या खुद के प्लांट के किसी और फ्लावर का है तो भी वहां पर रॉन्ग टाइप का माना जाएगा, क्योंकि वहां सेल्फ इनकॉम्पेटिबिलिटी है बच्चों। The pistil has the ability to recognize the pollen whether it is of the right type that is compatible or of the wrong type। यदि right type का है तो हम कहेंगे compatible pollen है, wrong type का है तो incompatible है, और pistil का जो स्टिग्मा है उस चीज को आइडेंटिफाई कर सकता है कि जो pollen आया है वो compatible है या नहीं है, ठीक है। If it is of the right type, यदि वो right type का है बच्चों, तो pistil accepts the pollen and promotes post pollination events that leads to fertilization। यदि सही टाइप का है तो pollen tube बनेगी और fertilization हो जाएगा। If the pollen is of the wrong type, the pistil rejects the pollen by preventing pollen germination नहीं होगा, pollen tube नहीं बनेगी बच्चों और fertilization नहीं होगा। The ability of the pistil to recognize the pollen followed by its acceptance or rejection is the result of a continuous dialogue। dialogue का मतलब interaction, बातचीत। अब ऐसे थोड़ी बातचीत हो रही है, पिस्टल बोल रहा है हेलो हाय आ गया तू, कौन है भाई तू, बात थोड़ी करेंगे। यहाँ पर डायलॉग का मतलब है केमिकल इंटरेक्शंस होते हैं बच्चों, जिनकी मदद से पता चलता है क्या होते हैं, अभी देखेंगे आगे। बिटवीन पोलन ग्रेन एंड द पिस्टल दिस डायलॉग इज मीडिएटेड बाय केमिकल कंपोनेंट्स ऑफ द पोलन इंटरेक्टिंग विद दोज ऑफ द पिस्टल। आ गया समझ में? तो ये जो इंटरेक्शन होता है आपस में पिस्टल के और पोलन ग्रेन्स के, किस तरह का इंटरेक्शन है, केमिकल्स के थ्रू यहाँ पर बातचीत हो रही है, केमिकल्स के थ्रू रिकॉग्निशन हो रहा है बिटवीन पिस्टल एंड पोलन बच्चों, ये कहलाता है पोलन पिस्टल इंटरेक्शन। कैसे होता है देखते हैं। It is only in recent years that botanists have been able to identify some of the pollen and pistil components and the interactions leading to the recognition followed by acceptance or rejection। As mentioned earlier, following compatible pollination, the pollen grain germinates on the stigma to produce a pollen tube through one of the germ pores। germ pores के बारे में बात करी थी बच्चों, जो हमने pollen grain का स्ट्रक्चर पढ़ा था, वो पार्ट जहाँ पर स्पोरोपोलन नहीं होता है, एग्जाम नहीं होता है बच्चों, है ना। अब यहाँ पर क्या बोल रही है एनसीईआरटी कि भाई ये जो केमिकल्स पार्टिसिपेट करते हैं इन द इंटरेक्शन बिटवीन पोलन एंड पिस्टल टू आइडेंटिफाई राइट और रॉन्ग, कंपेटेबल और इनकम्पेटेबल टाइप ऑफ द पोलन, इस इंटरेक्शन में जो केमिकल्स पार्टिसिपेट करते हैं उन केमिकल्स में से कुछ केमिकल्स के बारे में तो अब बॉटनिस्ट्स को, साइंटिस्ट्स को पता चला है, लेकिन अभी इस पर रिसर्च काफी ज्यादा चाहिए, रिसर्च जारी है और अभी तक हमें इस बारे में बहुत ज्यादा नॉलेज नहीं है कि कौन से केमिकल्स यहाँ पर पार्टिसिपेट करते हैं। तो बच्चों आगे यदि आप लोग रिसर्च फील्ड में भी जाना चाहो तो लिटरली बच्चों साइंस के अंदर इतनी सारी चीजें अनएक्सप्लोर्ड है, भर भर के, है ना, मतलब कोई एंड नहीं है, ऐसी चीजें अनएक्सप्लोर्ड है, आप चाहो तो किसी भी एक फील्ड को पकड़कर पूरी जिंदगी उसके ऊपर रिसर्च कर सकते हो, है ना। तो ये भी अभी तक अनएक्सप्लोर्ड है, हमें नहीं पता है, बात रिसर्च चल रही है। द कंटेंट्स ऑफ द पोलन ग्रेन मूव इनटू द पोलन ट्यूब। पोलन ट्यूब ग्रोज थ्रू द टिश्यूज ऑफ द स्टिग्मा एंड स्टाइल एंड रीचेस द ओवरी, यदि जर्मिनेट हो जाती है तो। You would recall that in some plants pollen grains are shed at two-celled condition। In such plants the generative cell divides and forms the two male gametes during the growth of the pollen tube in the stigma। ये ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं बच्चों, 2-cell स्टेज और 3-cell स्टेज की हमने बात करी थी पोलन ग्रेन में। जब पोलन ग्रेन बन जाता है तो मैंने आपको बताया था वहां पर 2 सेल्स होती है, एक वेजिटेटिव सेल जो बड़ी होती है, एक जनरेटिव सेल जो छोटी होती है ना, पोलन ग्रेन, मैच्योर पोलन ग्रेन के अंदर। अब जो कुछ पोलन ग्रेन्स होते हैं बच्चों वो तो 2-cell स्टेज के अंदर शेड होते हैं, मतलब एक जनरेटिव और एक वेजिटेटिव सेल, लेकिन कुछ के अंदर जनरेटिव सेल डिवाइड होकर 2 मेल गेमिट्स बना लेती है, उसको हम कहते हैं 3-cell स्टेज, है ना। ऑलमोस्ट 50-50 का रेशियो, 60-40 का रेशियो रहता है बिटवीन 2 and 3-cell स्टेज के बीच में, ठीक है। पोलन ट्यूब, तो यहाँ पर ये बताया गया है कि यदि 2-cell स्टेज में शेड हुआ था पोलन ग्रेन, तो जब पोलन ट्यूब बन रही होती है, ग्रो कर रही होती है थ्रू द स्टाइल और कहाँ पहुंचती है ओवरी तक, उस दौरान जो डिवीजन है जनरेटिव सेल के अंदर जिससे 2 मेल गेमिट्स बनते हैं वो हो जाता है, ताकि 2 मेल गेमिट्स बन जाए बिफोर द पोलन ट्यूब रीचेस द ओवरी। पोलन ट्यूब आफ्टर रीचिंग द ओवरी एंटर्स द ओव्यूल थ्रू द माइक्रोपाइल एंड देन एंटर्स वन ऑफ द सिनर्जिड्स थ्रू द फिलिफॉर्म अपरेटस। आगे बात मैंने आपको समझाया था, पूरा एग अपरेटस समझाया था। एग अपरेटस में हमने बात करी थी बच्चों 7 सेल होती है और 8 न्यूक्लिएटेड स्टेज होता है एग अपरेटस। एग अपरेटस में अपन ने पढ़ा था जो माइक्रोपाइलर एंड होता है, याद नहीं आ रहा हो तो मैं एक बार डायग्राम बना देता हूं।
ये अपन ने बात करी थी बच्चों एक अपरेटस की, इसमें ये मान लो नीचे वाला माइक्रोपाइलर एंड है, तो माइक्रोपाइलर एंड पे हमने बोला था 2 सेल्स होती सिनर्जिड्स जिनमें फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं, जिनको हम कहते हैं फिलीफॉर्म अपरेटस, और एक सेल होती है बच्चों एग सेल यानी कि फीमेल गेमीट, है ना। फिर जो दूसरा एंड होता है चेलेजल एंड बच्चों, वहां पर हमने देखा था कि 3 सेल्स होती है जिनको हम कहते हैं एंटीपोडल्स। आया याद कुछ? एंटीपोडल्स, ये कौन सा एंड है बच्चों? चेलेजल एंड, चेलेजल एंड, है ना। ये कौन सा एंड है बच्चों? माइक्रोपाइलर एंड, माइक्रोपाइलर एंड। इस एंड पर क्या है बच्चों? दो तो सिनर्जिड्स, सिनर्जिड सेल्स, सिनर्जिड सेल्स, इनमें फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस हैं, फिलीफॉर्म अपरेटस, ठीक है। ये क्या है बच्चों? एग सेल यानी कि फीमेल गेमीट, और बीच में अपन ने देखा था 2 पोलर न्यूक्लियाई होते हैं, सेंट्रल सेल जिसको हम कहते हैं। तो 3 एंटीपोडल्स, 2 सिनर्जिड सेल्स, एक एग सेल और एक सेंट्रल सेल, 7 सेल, लेकिन न्यूक्लियाई 8 हैं क्योंकि बाकी 6 सेल्स में तो एक एक है, लेकिन जो 7वीं सेल इसमें 2 पोलर न्यूक्लियाई हैं बच्चों, है ना। ये स्ट्रक्चर कहां प्रेजेंट है बच्चों? एक अपरेटस, तो ये मान लो अपना क्या है बच्चों? पिस्टल है। ये स्टिग्मा स्टाइल ओवरी, है ना। ओवरी के अंदर ओव्यूल, ओव्यूल के अंदर आपको क्या मिलेगा? ये एक अपरेटस देखने को मिलेगा। तो वो जो पोलन ट्यूब आएगी बच्चों ऊपर से, पोलन ट्यूब जर्मिनेट करेगी, वो पोलन ट्यूब कहां पहुंचेगी बच्चों? यहां पर पहुंचेगी। किस एंड से एंटर करेगी? माइक्रोपाइलर एंड से एंटर करेगी, इस वाले एंड से एंटर करेगी। और कौन उसको मदद करेगा अंदर आने में? ये जो फिलीफॉर्म अपरेटस है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस, ये मदद करते हैं थ्रू द सिनर्जिड्स। कहां पहुंचे? ताकि इस पोलन ट्यूब के अंदर क्या प्रेजेंट होंगे बच्चों? 2 मेल गेमिट्स प्रेजेंट होंगे। एक मेल गेमिट किसके साथ फ्यूज हो जाएगा? इसके साथ फ्यूज हो जाएगा, एक सेल के साथ। और एक मेल गेमिट किसके साथ फ्यूज होगा? इन दोनों पोलन न्यूक्लियाई के साथ। पहले ये दोनों पोलन न्यूक्लियाई आपस में फ्यूज होकर डिप्लॉइड न्यूक्लियस बना लेते हैं, और फिर इसके साथ वो फ्यूज होता है तो ट्रिप्लॉइड न्यूक्लियस बनता है बच्चों। यहाँ पर तो 2 तरह के फर्टिलाइजेशन यहाँ पर हो रहे हैं, एक से डिप्लॉइड जाइगोट बनेगा और एक से ट्रिप्लॉइड स्ट्रक्चर बनेगा। उनके बारे में अभी अपन आगे बात करेंगे, इसीलिए मैंने बोला ना नेक्स्ट टॉपिक का क्या नाम है? डबल फर्टिलाइजेशन बच्चों। आ गया यहां तक समझ में? चलो, है ना। तो सिनर्जिड्स के थ्रू फिलीफॉर्म अपरेटस की मदद से एंटर करेगी पोलन ट्यूब। मेनी रिसेंट स्टडीज हैव शोन दैट फिलीफॉर्म अपरेटस प्रेजेंट एट द माइक्रोपाइलर पार्ट ऑफ द सिनर्जिड्स गाइड्स द एंट्री ऑफ द पोलन ट्यूब, में मदद करते हैं फिलीफॉर्म अपरेटस। All these events from pollen deposition on the stigma until pollen tube enters the ovule are together referred to as pollen pistil interaction। तो ये जो पूरा इंटरेक्शन हो रहा है बिटवीन पोलन पिस्टल, जिसकी मदद से पहला आइडेंटिफिकेशन होता है, फिर पोलन ट्यूब बनती है, और फिर मेल गेमीट्स एग अपरेटस के अंदर पहुंचते हैं, इसी को हम पोलन पिस्टल इंटरेक्शन कहते हैं बच्चों। Pollen pistil interaction is a dynamic process involving pollen recognition followed by promotion और inhibition of the pollen। क्वेश्चन बन सकता है, एक वर्ड चेंज कर देंगे, assertion रीजन में आ सकता है। डायनेमिक को मान लो स्टैटिक कर दिया, तो ध्यान रखना इट इज अ डायनेमिक प्रोसेस, लगातार चीजें हो रही है ना। डायनेमिक जहां पर चीजें लगातार चलती फिरती है, रुकी हुई नहीं है, है ना। स्टैटिक का उल्टा है, तो डायनेमिक प्रोसेस है, याद रखना ये टर्म। The knowledge gained in this area would help the plant breeder in manipulating pollen pistil interaction even in the incompatible pollinations to get desired half-breeds। यदि हमें ये पता चल रहा है कि भाई जो कंपेटेबिलिटी और इनकम्पेटेबिलिटी होती है उसमें कौन से केमिकल्स पार्टिसिपेट करते हैं, तो उस नॉलेज की मदद से हम इनकम्पेटेबल पोलन पिस्टल्स को भी कंपेटेबल बना सकते हैं, जिससे हम चाहेंगे तो जो इनकम्पेटेबल पोलन और पिस्टल्स हैं उनके बीच में भी फर्टिलाइजेशन करवा देंगे, इंटरेक्शन करवा देंगे, हाइब्रिडाइजेशन करवा देंगे। अलग अलग कैरेक्टर के प्लांट्स के बीच में हम हाइब्रिडाइजेशन करवा सकते हैं, इसीलिए ये एरिया ऑफ रिसर्च बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, ठीक है। You can easily study pollen germination by dusting some pollen from flowers such as peach, chickpea, Crotalaria, balsam and minca on a glass slide containing a drop of sugar solution about 10%. After about 15 to 30 minutes, observe slide under the low power lens of the microscope. You are likely to see pollen tubes coming out of the pollen grains। यदि आपको पोलन ट्यूब देखनी हो कैसे बनती है, कैसी होती है, आप क्या कर सकते हो? किसी भी फ्लावर के आप पोलन ग्रेन्स लें, एक ग्लास स्लाइड के ऊपर रखें, 10% शुगर सॉल्यूशन उसके ऊपर डालें बच्चों, 15-20 मिनट में यदि आप उसको लो पावर माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो आपको पोलन ट्यूब दिख जाएगी, ठीक है। तो दिस वाज पोलन पिस्टल इंटरेक्शन। आज के लेक्चर का बच्चों लास्ट टॉपिक आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन, देख लेते हैं क्या होता है। अब अभी तक जो अपन ने 2 चीजें पढ़ी बच्चों, यहाँ पर पोलन पिस्टल इंटरेक्शन अपन ने पढ़ा और आउटब्रीडिंग डिवाइसेस पढ़े, ये दोनों नेचुरल थे, नेचुरली जो चीजें हो रही थी, प्राकृतिक मैकेनिज्म्स, नेचुरल मैकेनिज्म थे। आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन नाम में ही आर्टिफिशियल है, मेन मेड, मतलब जहां पर मेन ह्यूमन इंटरफेरेंस आ गया, हम जानबूझकर कर रहे हैं कोई चीज, आर्टिफिशियली कर रहे हैं। हाइब्रिडाइजेशन आपको पता है फर्टिलाइजेशन एक तरीके से, है ना। तो जहां पर फर्टिलाइजेशन हमारी इंटरफेरेंस के थ्रू हो रहा है, हम जानबूझकर 2 अलग अलग स्पीशीज भी हो सकती है, रिलेटेड स्पीशीज भी हो सकती है, सेम स्पीशीज के अलग अलग प्लांट्स के फ्लावर से जेनेटिकली डिफरेंट पोलन और पिस्टल भी हो सकते हैं, ऐसा कुछ हाइब्रिडाइजेशन करा रहे हैं तो वो कहलाएगा आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। देखते हैं बच्चों, A breeder
A breeder is interested in crossing different species and often genera to combine desirable characters to produce commercially superior varieties. तो भाई शुरुआत से इंसान की आदत रही है कि भाई जो प्राकृतिक रूप से हो रहा है उसमें संतुष्ट नहीं होता है ना, उसमें उसको सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता, उसकी हमेशा इच्छा रहती है कि यार लाल गुलाब ही क्यों, मैं तो काला गुलाब भी बनाऊंगा, मैं तो सफ़ेद गुलाब भी बनाऊंगा, मैं तो मल्टी कलर गुलाब भी बनाऊंगा, है ना। और उसके लिए क्या करता रहा है, वो हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट करता रहा है, अलग अलग स्पीशीज के प्लांट्स के बीच में क्रॉसिंग करवाता रहा है बच्चों, है ना। वो सब कैसे, वो सारी चीजें किस में आएगी, आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन के अंदर। आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन इज वन ऑफ द मेजर अप्रोचेस ऑफ क्रॉप इंप्रूवमेंट प्रोग्राम. In such crossing experiments, it is important to make sure that only the desired pollen grains are used for pollination and the stigma is protected from contamination from unwanted pollen. This is achieved by emasculation and bagging techniques. कुछ भी नहीं है, ये आप जेनेटिक्स में भी पढ़ते हो बच्चों, जब हम मेंडलिज्म पढ़ेंगे वहां पर emasculation and bagging टेक्निक पढ़ेंगे, क्योंकि एक्चुअली मेंडल ने भी क्या करा था, मेंडल का जो एक्सपेरिमेंट था दैट वाज एन आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट, एक तरीके से हम कह सकते हैं। और उस एक्सपेरिमेंट के अंदर मेंडल ने भी सेलेक्टिव हाइब्रिडाइजेशन, क्योंकि उसको करना था, सेलेक्टिव ब्रीडिंग करनी थी, इसके लिए उसने इमेस्कुलेशन एंड बेगिंग टेक्निक का यूज किया था। क्या करते हैं बच्चों इमेस्कुलेशन एंड बेगिंग टेक्निक के अंदर, समझते हैं, बहुत सिंपल से एग्जांपल से समझेंगे। मान लो ये कोई फ्लावर है बच्चों, है ना, सेपल्स पेटल्स है ना, ये हर्माफ्रोडाइट फ्लावर है मान लो, इसके अंदर बीच में तो क्या है, पिस्टल है बच्चों, है ना, और ये क्या है, स्टेमन्स है। आगे बात समझ में, ठीक है। अब हम ये चाहते हैं कि इस फ्लावर के स्टिग्मा के ऊपर सिर्फ जो पोलन हम खुद शेड करें, लाकर खुद यहां पर छिड़क दें, वही पोलन आने चाहिए, कोई दूसरा पोलन यहां पर नहीं आना चाहिए। तो सबसे पहले तो हमें क्या करना होगा, इसके खुद के फ्लावर के जो स्टेमन्स हैं, क्योंकि इन एंथर्स के अंदर जो पोलन्स होंगे वो भी तो यहां पर आ सकते हैं, तो सबसे पहले तो इनको हटाना है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इनको हटा देंगे, स्टेमन्स को इस फ्लावर में से प्लग करके अलग कर देंगे। तो जब इसको हम प्लग करके अलग कर रहे हैं बच्चों, सॉरी, है ना। अब मैंने यहां से क्या करा, दोनों स्टेमन्स को हटा दिया। स्टेमन क्या था, मेल पार्ट, है ना। मेल पार्ट के लिए हम वर्ड, या मेल कैरेक्टर के लिए हम बच्चों वर्ड यूज करते हैं मैस्कुलिन, करते हैं मैस्कुलिन कैरेक्टर, मेल कैरेक्टर्स। अब मैंने क्योंकि मेल पार्ट हटा दिया, यहां से स्टेमन हटा दिया, तो मैं क्या कहूंगा, मैंने इस फ्लावर में इमेस्कुलेशन कर दिया है। क्या कर दिया है, इमेस्कुलेशन कर दिया है। आया यहां तक समझ में, कर दिया इमेस्कुलेशन, है ना। तो क्या टेक्निक बोली थी हमने, इमेस्कुलेशन एंड बेगिंग टेक्निक, इमेस्कुलेशन एंड बेगिंग टेक्निक। इमेस्कुलेशन कर दिया, अब बेगिंग का क्या मतलब है। अब मैं क्या करूंगा, इमेस्कुलेशन करने के बाद यहां पर ये जो पिस्टल है इसको मैं एक बैग से कवर कर दूंगा, एक बैग से कवर कर दूंगा, कर दिया एक बैग से कवर, ठीक है। यूजुअली बटर पेपर का बना होता है, उससे मैंने इसको कवर कर दिया। क्यों कर दिया, क्योंकि मैं चाहता हूं कि भाई इसके ऊपर कोई भी हवा में से या इंसेक्ट के थ्रू कोई दूसरा पोलन ग्रेन आकर डिपॉजिट ना हो जाए। अब मैं क्या करूंगा, मेरे को जिस पर्टिकुलर फ्लावर का पोलन ग्रेन यहां पर डालकर हाइब्रिडाइजेशन करवाना है उसको मैं कलेक्ट करूंगा। कलेक्ट करने के बाद बैग को हटाऊंगा, हटाने के बाद उस पोलन को यहां पर छिड़क दूंगा, है ना, छिड़क दिया, और छिड़कने के बाद वापस से इस बैग को लगा दूंगा। आगे बात समझ में। तो अब सिर्फ वही पोलन यहां पर प्रेजेंट है स्टिग्मा पर जो मैं चाहता था, और कोई पोलन यहां पर नहीं आ सकता। ये आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन के अंदर इमेस्कुलेशन एंड बेगिंग टेक्निक कहलाती है, जो मेंडल ने भी फॉलो करी थी बच्चों। आई बात समझ में, अनीसा क्लियर है चीजें, ठीक है। तो इफ द फीमेल पेरेंट, if the female parent bears bisexual flowers, removal of anthers from the flower bud before the anther dehisces using a pair of forceps is necessary. This step is referred to as emasculation। कर देंगे, पहले एंथर स्टेमन को हटा देंगे। Emasculated flowers have to be covered with a bag of stable size, generally made up of butter paper, to prevent contamination of its stigma with unwanted pollen। नहीं आया इसलिए हम पहले बैग से कवर कर देंगे, उसको कहेंगे बैगिंग बच्चों। When the stigma of the baked flower attains receptivity, जब पिस्टल रिसेप्टिव हो जाएगा, क्योंकि जब तक रिसेप्टिव नहीं होगा, पोलन डाल भी दोगे तो पोलन ट्यूब बनेगी नहीं। तो जब रिसेप्टिव हो जाता है तो हम क्या करते हैं, मैच्योर पोलन ग्रेन्स कलेक्टेड फ्रॉम एंथर्स ऑफ द मेल पेरेंट, जो भी हमें डालने हैं वो डस्ट करेंगे यहाँ पर, एंड द फ्लावर्स आर रीबेग्ड एंड द फ्रूट्स अलाउड टू डेवलप।
इफ द फीमेल पेरेंट प्रोड्यूसेस यूनिसेक्सुअल फ्लावर देयर इज नो नीड फॉर इमेस्कुलेशन। मान लो ऑलरेडी यूनिसेक्सुअल फ्लावर प्रोड्यूस होता है तो फिर वहां पर इमेस्कुलेशन की जरूरत ही नहीं है। फीमेल फ्लावर में सिर्फ पिस्टिल ही होगा, स्टेमन्स और एंथर होंगे ही नहीं, तो वहां पर सिर्फ बैगिंग की जरूरत पड़ती है। जब तक पॉलन नहीं डाल रहे, रिसेप्टिव नहीं बन रहा पिस्टल, तब तक बैगिंग करके रखो। जब मैच्योर हो जाए पॉलन ग्रेन और स्टिग्मा रिसेप्टिव हो जाए तो पॉलन ग्रेन्स को छिड़क दो, बैग हटा के वापस से बैग लगा दो, है ना। द फीमेल फ्लावर बड्स आर बैग बिफोर द फ्लावर्स ओपन। When the stigma becomes receptive, pollination is carried out using the desired pollen and the flower is rebagged, है ना। तो बच्चों यहाँ तक कोई भी डाउट हो यू कैन लेट मी नो, पूछ सकते हो बच्चों, है ना। क्लियर है भाई अनिशा को, चलो वेरी गुड। और भी किसी बच्चे को, जो लोग बाद में देख रहे हैं, जो बच्चे लाइव लेक्चर्स अटेंड नहीं कर रहे हैं भाई, वो लोग जब बाद में देखें और आपको कोई डाउट आए तो आप डाउट सॉल्विंग ग्रुप पे एडेड हैं, जो भी बच्चे पेड कोर्सेज में हैं वो लोग पूछ सकते हैं, ठीक है। और इसके अलावा पढ़ाई करते रहें बच्चों, जो मैं आपको कहता हूँ टाइम टेबल फॉलो करें, रिकॉर्ड बुक मेंटेन करके रहें, डेली रात को सोने के पहले अपना टाइम टेबल जरूर बनाएं। वो बच्चे जो पेड कोर्सेज में नहीं हैं लेकिन चैनल के ऊपर इन लेक्चर्स को देख रहे हैं, उनको मैं बता दूं कि यदि आप लोग लाइव लेक्चर्स अटेंड करना चाहते हो, साथ में बाकी का जो कंटेंट होता है, ये पूरे नोट्स डाउनलोडेबल फॉर्म में यदि आपको चाहिए ताकि आप प्रिंट आउट निकाल सको, आपको लिखने की जरूरत ना पड़े, आप प्रैक्टिस क्वेश्चन साथ में चाहते हो, डाउट सॉल्विंग आप मेरे से साथ में चाहते हो, हमारी टीम से साथ में चाहते हो, फिजिक्स केमिस्ट्री की भी, तो बच्चों आप सोचिंग ऐप पे जाके वहाँ पर कोर्सेज को सब्सक्राइब कर सकते हैं। बहुत नॉमिनल फीस हमने रख रखी है और इतनी नॉमिनल है कि कोई भी बच्चा उसको अफोर्ड कर सकता है। बाकी हमारा जो मिशन है ना, बी अ डॉक्टर बाय अ डॉक्टर, भाई मैं खुद एक डॉक्टर हूँ, मैं चाहता हूँ कि मेरे थ्रू बहुत सारे डॉक्टर्स इस देश को मिले, तो उसके थ्रू फ्री एजुकेशन का जो हमने कैंपेन चला रखा है वो तो चैनल के थ्रू चल ही रहा है। जो भी हम यहाँ पर पेड कोर्सेज में लाइव लेक्चर्स ले रहे हैं, आपको कुछ समय के बाद चैनल हमारे यूट्यूब चैनल के थ्रू पब्लिक कर दिए जाते हैं, आपके लिए एक्सेसिबल हो जाते हैं। तो बायोलॉजी, फिजिक्स और केमिस्ट्री के सारे वीडियो लेक्चर्स, सारे चैप्टर्स के पूरे साल में आपको चैनल के ऊपर बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएंगे बच्चों, वहाँ पर आपको कुछ पे नहीं करना है। तो आप खुद सोच सकते हैं कि अपना आप में कितना बड़ा, हम कह सकते हैं कि एक इनिशिएटिव है, जिसके थ्रू हर एक वो बच्चा, कई बच्चे होते हैं ना कि सर हमारी कंडीशन इतनी ख़राब है कि हम तो 100 रुपये महीना भी खर्च नहीं कर सकते हैं, आपको मजाक लग रही होगी लेकिन ऐसे भी हैं और वो झूठ नहीं बोलते, वो सही बोल रहे हैं, उनके परिवार की कंडीशन इतनी ख़राब है। तो मैं कह रहा हूँ कि ठीक है, बस यदि आप नेट कनेक्शन मैनेज कर सको, है ना। और आजकल बहुत सारी कंपनीज ऐसे हैं, सर्विस प्रोवाइडर्स ऐसे हैं जहाँ पर छोटे छोटे प्लान्स भी हम लेते हैं, तो नाइट वगैरह में अनलिमिटेड नेट आपको मिलता है। कोई बात नहीं, दिन में नहीं देख पाओ रात को देखो, जब डॉक्टर बनना है तो मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन हाँ आप फ्री ऑफ कॉस्ट अपनी पढ़ाई कर सकते हो। अब आपके पास कोई बहाना नहीं है कि सर पैसे की कमी की वजह से हम डॉक्टर नहीं बन पाए। क्यों? क्योंकि जो भी डॉक्टर बनने के लिए आपको कंटेंट चाहिए, पूरा तो नहीं दे सकता मैं यूट्यूब के थ्रू कि हाँ मैं आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी दे दूँ, ये भी दे दूँ, वो भी दे दूँ, हाँ, लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट रिसोर्स होता है वो लेक्चर्स होते हैं। लेक्चर्स यदि अच्छे हैं, आपको समझ में आ गए और आपने अच्छे से देख लिए तो चलो ठीक है, बाकी चीज़ें आपके लिए सपोर्टिव होती है, वो आपके सिलेक्शन को इंश्योर करती है, पक्का करती है, लेकिन हाँ फिर भी आप एक मिनिमम तैयारी तो कर ही सकते हो बच्चों। और जैसा मैंने आपको बताया, पूरी तैयारी करने के लिए जो कंटेंट चाहिए वो हमारे कोर्सेज में अवेलेबल है। नॉमिनल फीस है बच्चों, यदि आप समर्पण बैच की फीस इस समय एट प्रेजेंट जो फीस है वो ओनली 2000 रुपीज़ फॉर द कंप्लीट ईयर, जो 11th क्लास का बैच है, और संपूर्ण बैच जो 12th और ड्रॉपर्स के लिए बैच है बच्चों, उसके पूरे साल की फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, जिसमें सारे लाइव लेक्चर्स, रिकॉर्डेड लेक्चर्स, डाउट सॉल्विंग, सारा कंटेंट, क्वेश्चन प्रैक्टिस क्वेश्चन जो हैं वो हैं, फिर डाउनलोडेबल नोट्स हैं बच्चों, ये सारी चीज़ें ओनली एट 3000 रुपीज़ फॉर द कंप्लीट ईयर, एक साल के लिए सिर्फ 3000 रुपये में। तो जितना हमसे बन पड़ सकता है बच्चों, कर सकते हैं, वो सब कुछ कर रहे हैं, आगे भी करते रहेंगे। दिस इज ऑल इन दिस लेक्चर फ्रॉम योर फ्रेंड मेंटर एंड मोटिवेटेड डॉक्टर अंशुमन, साइनिंग ऑफ। थैंक यू।